ये है इंडिया का फास्टेस्ट टीवी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रांड वाले कहते हैं अपने इस नए लूमियो के विजन 7 2026 वाले एडिशन के लिए। मैं तो ये टीवी सही में है कैसा, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सही में फास्टेस्ट है भी या नहीं है, सब देखने के लिए डब्बा खोल रहा हूँ। मैंने सोचा आई एम स्ट्रांग, मैं तो अकेला ही डब्बा खोल लूंगा टीवी का। बड़े पिंस वगैरह लगे हुए थे, लेकिन उन सबको उखाड़ के, टेप को फाड़ के, अंदर से सबसे पहली चीज निकली टीवी का स्टैंड। मैट ब्लैक के अंदर है और फुल सॉलिड मेटल का स्टैंड है। अगली चीज निकली एक्सेसरी की पूरी किट। सबसे पहले निकला वारंटी कार्ड, फिर निकली अपनी पावर कोड, जो कि काफी अच्छी खासी थिक पावर कोड है। एक ऑक्स टू एवी की वायर, आई डोंट थिंक के कोई काम आने वाली है। कुछ स्क्रूज निकले इसके बेस वाले स्टैंड को फिट करने के लिए। एंड इस टीवी के साथ आपको एक ही स्टैंड मिलता है टेबल पे रखने वाला। अगर आपको इसे दीवार पे टांगना है उसके लिए भी स्क्रूज तो मिलते हैं डब्बे में से, लेकिन 200, 400, 500 का स्टैंड आपको बाजार से खरीद के लेके आना पड़ेगा। फिर निकला अपना रिमोट, जिसको पकड़ के फीलिंग काफी अच्छी आती है। छोटू सा रिमोट है एंड काफी सॉफ्ट से बटन्स है। उस रिमोट को एक्टिवेट करने के लिए 2 पतले वाले सेल। अब बारी थी टीवी को निकालने की, बट मैंने बहुत ही कोशिश की, मुझसे टीवी नहीं निकला। मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर 2 बंदे बुला के कल निकलवा लूंगा। इसी सोच के साथ मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई कि आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो के जब मैं सुबह उठा, मेरे पास एक आइडिया और आया। अगर मैं टीवी को उल्टा करके सीधा डब्बा उठा दूं, फिर तो आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं अकेला अनबॉक्सिंग कर लूंगा। लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हुई, क्योंकि नीचे वाली साइड पे भी पिन्ने लगी हुई हैं। तो आपको इवेंचुअली 2 बंदे चाहिए ही चाहिए अनबॉक्सिंग करने के लिए, इस टीवी को ऊपर को निकालने के लिए। तो फिर फाइनली 2 बंदों के साथ अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने किया टीवी को कनेक्ट उसकी पावर कोड के साथ। वही वायर है जो PS5, Xbox, PS4 सभी कंसोल्स में लगती है। तो आप उनकी वायर भी इस टीवी में यूज कर सकते हो। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, इस टीवी का सेटअप प्रोसेस हद से ज्यादा सिंपल लगा मुझे। इसके अंदर एक गूगल टीवी है, जस्ट अपने मोबाइल के साथ स्कैन करो एंड अपनी आईडी के साथ लॉग इन कर लो। ऑटोमेटिकली सभी की सभी वाईफाई के पासवर्ड्स वगैरह इस टीवी के अंदर लॉग इन हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़िया चीज लगनी चाहिए इसका यूआई एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको याद है इन्होंने बोला था इनका टीवी इंडिया का फास्टेस्ट स्मार्ट टीवी है। तो इस टीवी के अंदर एक गूगल टीवी का ओएस है। अब गूगल की ही सपोर्ट आ गई टीवी के अंदर, तो हमें एप्स के पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको हर तरह के एप्स इस टीवी के अंदर मिलेंगी। सारा कुछ अब गूगल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, जिसको डाउनलोड करने के लिए इस टीवी के अंदर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। मतलब थोड़ी बहुत गेम्स भी रख सकते हो इंटरनल स्टोरेज के अंदर। फिर गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलती है, जिसके थ्रू आप कुछ भी बोल सकते हो। किसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कौन सा कंटेंट चलाना वो भी बोल सकते हो। सारी चीज सही सुनता है एंड हर चीज को मानता है। फिर आपको गूगल का ही कास्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने फोन को स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाले सारे तो यूआई के फीचर्स हैं। उसकी फास्ट स्पीड देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका छोटू सा रिमोट। जो रिमोट कनेक्ट होता है एक ब्लूटूथ 5.0 के साथ, जिसके ऊपर सारे के सारे नेविगेशन के बटन दिए हुए हैं। मतलब ओवरऑल काफी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड सा रिमोट है, जिसके साथ मैंने बहुत फास्ट सारी चीजें करके देखी। ऊपर नीचे मेन्यू में से निकलना, जाना, एप्लीकेशन खोलना, सब कुछ किया। लेकिन ये टीवी जेन्युइनली लैग, हैंग कुछ नहीं होता है। मैंने गूगल टीवी वाला ही सोनी का एक 64L टीवी भी टेस्ट करा, उसकी स्पीड इसके आसपास भी नहीं है। ये सारा इतना फास्ट इसीलिए हो पा रहा क्योंकि इस टीवी के अंदर 3 GB की DDR4 रैम लगी हुई है। जिन लोगों ने वेब ओएस, टाइसन ओएस, गूगल टीवी सारे एक्सपीरियंस करे हुए हैं, उनमें से हर कोई बंदा यही कहेगा कि गूगल टीवीज आर द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट ऐप सपोर्ट, स्पीड बहुत अच्छी है, गूगल असिस्टेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, गूगल टीवी का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। इसमें वही मिलता है। अब एक टीवी की असली जान होती है उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि यूआई से हम फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अलग से कोई भी स्मार्ट स्टिक भी लगा सकते हैं, पर व्यूइंग एक्सपीरियंस को कुछ नहीं चेंज कर सकते। सालों साल वही मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले ये टीवी में मिलता है एक 4K QLED पैनल। जिसको नहीं पता, QLED टीवी एक LED टीवी ही है, जिसके आगे एक ऑर्गेनिक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा हुआ है, जिससे कलर्स और भी अच्छे, पॉपी एंड नेचुरल लुकिंग लगते हैं, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। फिर इस टीवी के अंदर एक 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। हर टाइम टीवी पीक ब्राइटनेस पे नहीं रहेगा, कुछ HDR के सीन्स के ऊपर पीक ब्राइटनेस आएगी। HDR10, HLG, डॉल्बी विजन तक की सपोर्ट मिलती है इस टीवी में। इस टाइम पे मेरी आंखें
खुली रह गई थी कि डॉल्बी विजन तो लाख लाख 1.5 लाख के टीवियों में मिलता है, तो ये टीवी किस तरह से हमें डॉल्बी विजन का एक्सपीरियंस दे पाएगा। और ये एक आईपीएस पैनल का टीवी है, जिसको नहीं पता एलईडी के अंदर दो तरह के पैनल आते हैं, आईपीएस और वीए। अगर आप टीवी को सामने से बैठ के देखते हो तो हमेशा वीए पैनल लेना, क्योंकि वीए पैनल के व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं होते, लेकिन ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियोज ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको कोई लिविंग रूम वगैरह में टीवी लगाना है जहां पे अलग अलग एंगल से देखने हैं, तो हमेशा एक आईपीएस पैनल लेना, क्योंकि उसके व्यूइंग एंगल्स ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियोज उतनी अच्छी नहीं होंगी, हल्का सा ग्रेश पे दिखेगा ब्लैक। अब इस टीवी की ट्रू पोटेंशियल जानने के लिए सबसे पहले मैंने कहा स्पोर्ट्स ही देख लो। जिस स्पोर्ट्स को देखते एक बार मेरा मूड ही खराब हो गया, क्योंकि बॉल की हद से ज्यादा घोस्टिंग हो रही थी। कुछ कुछ टाइम पे मेरे को बॉल ही आधी दिख रही थी, तो मैं कहां गया तुम्हारा एमएमसी। बट फिर थोड़ी और टेस्टिंग करने के बाद मैंने देखा कि इसके मोड्स बहुत सॉलिड रोल प्ले करते हैं टीवी के व्यूइंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने और घटाने में। जिस टाइम पे बॉल घोस्टिंग हो रही थी, मैं मूवी मोड के ऊपर देख रहा था टीवी को। जैसे ही मैंने गेम मोड या स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट हुआ, तो वो बॉल की घोस्टिंग काफी हद तक खत्म हो गई थी, काफी अच्छे से मेरे को बॉल दिख रही थी। इट वाज क्रिस्प। मोड्स चेंज करने से सिर्फ कलर रेशो ही नहीं चेंज हो जा रही, पैनल के रिफ्रेश रेट पे भी फर्क पड़ रहा है, जिसका मतलब मोड्स को काफी अच्छा ऑप्टिमाइज करा हुआ है। एंड यही चीज मैंने मूवीज देखते हुए भी टेस्ट करी। अगर हम स्पोर्ट्स मोड या गेम मोड के ऊपर मूवी देखते हैं, तो डार्क सीन्स बिल्कुल ही फेड ऑफ दिखते हैं, बिल्कुल ही ग्रे हो जाता है ब्लैक। पर जैसे ही मूवी मोड पे जाते हैं, ब्लैक्स कुछ हद तक डिसेंट हो जाते हैं। इस टीवी के अंदर मिलती है एक 7000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो, जो कॉन्ट्रास्ट रेशो बुरी नहीं है, बट ये टीवी एक आईपीएस पैनल भी है, तो इसके ब्लैक्स इतने अच्छे नहीं है। हैरी पॉटर के वो डार्क जेट ब्लैक वाले सीन तो डिटेल्स दिख जा रही हैं, बट वो ब्लैक्स के अंदर डिटेल्स नहीं दिखती, ग्रे के अंदर डिटेल्स दिखती है। वो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस नहीं आता। बट अगर आप दिन में टीवी देखते हो, लाइटें जगा के टीवी देखते हो, तो आपको डिसेंट लगेगा। इस चीज को थोड़ा ओवरकम करने का एक तरीका और है, आप अपने टीवी के पीछे एक बैक लाइट लगा लो, जिसके साथ वो ग्रेइश भी थोड़े ज्यादा ब्लैक्स दिखेंगे। बट अब गुड थिंग होनी चाहिए ब्राइटनेस के ऊपर कि इसकी एचडीआर कैपेबिलिटीज कितनी है, क्योंकि इसमें तो HDR10 HLG डॉल्बी विजन तक की सपोर्ट भी मिलती है। देखो, अगर तो मैं इंडिविजुअली HDR कैपेबिलिटीज की बात करूं, तो मैंने सबसे डिफिकल्ट मूवी हैरी पॉटर लगा के देखी, क्योंकि उसके अंदर डार्क्स बहुत ही डार्क है। जब वो वोल्डेमॉर्ट वाली फाइट होती है, हाइज बहुत ही हाइज है। उन दोनों चीजों को टीवी बहुत अच्छा मैनेज करता है। आग वाले सीन्स, डार्क वाले सीन्स, मुझे डार्क में डिटेल्स भी दिखती हैं एंड हाइज के अंदर डिटेल्स भी दिखती हैं एट द सेम टाइम ऑन द स्क्रीन। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ इस टीवी की HDR कैपेबिलिटीज अच्छी हैं। बहुत ज्यादा हाइज वाले सीन में लोज के अंदर डिटेल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बट इस टीवी का वो डॉल्बी विजन वाला एक्सपीरियंस नहीं है जो आप थिएटर में एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि इस टीवी के अंदर कलर बेंडिंग है और बहुत अच्छी खासी है। जिसको नहीं पता, दो तरह के कलर पैलेट्स आते हैं, एक 8 बिट वाला, एक 10 बिट वाला। 8 बिट वाले के अंदर 16 मिलियन कलर होते हैं, लेकिन 10 बिट वाले के अंदर 1 बिलियन कलर होते हैं। मेरे को इंटरनेट पे कहीं पे भी इसके स्पेसिफिकेशन में कलर पैलेट का ऑप्शन ही नहीं मिला, तो आई एम अज्यूमिंग, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से इसमें 8 बिट का कलर पैलेट मिलता है, जिसके अंदर काफी सारी कलर बेंडिंग मिलती है। एंड वो कलर बेंडिंग बहुत सारे ऑकवर्ड सिचुएशंस के अंदर आपको आंखों से भी देखी जा सकती है। ये टीवी हल्की सी वो पिक्सेलेशन सी जनरेट कर देता है कलर्स के अंदर, जिस वजह से वो क्लैरिटी, वो डॉल्बी विजन, वो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। लेकिन ऑन नॉर्मल डेज, नॉर्मल यूज के सिनेरियोस, टीवी कंटेंट काफी अच्छा दिखा देता है। बट वो कंटेंट दिखाने के लिए आपको ऑडियो भी तो सुननी पड़ेगी, जिसके लिए 43 इंच वाले टीवी में आपको मिलते हैं 24 वॉट के स्पीकर्स, फिर 55 इंचेस वाले में मिलते हैं 30 वॉट के स्पीकर्स। आई डोंट नो ये RMS है या पीक आउटपुट है। ऑडियो के लिए भी ब्रांड वाले बोलते हैं कि इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी मिलती है, बट ये ऑडियो आपको टीवी के स्पीकर से नहीं मिलेगी। इस डॉल्बी एटमॉस की ऑडियो को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक डॉल्बी एटमॉस वाली ही साउंड बार चाहिए, जिसको आप HDMI के थ्रू इस टीवी के EARC या मैं बोलूं 2.1 वाले पोर्ट के साथ कनेक्ट करोगे। फिर उस साउंड बार के साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का ऑडियो एक्सपीरियंस होगा। पर बात है वो तो अलग से एक्सटर्नल साउंड की बात होगी। इसके टीवी के खुद के स्पीकर्स कैसे हैं? टीवी की आवाज इतनी ज्यादा है, अभी भी फुल पे नहीं है। मतलब एक 3 से 5 हजार की साउंड बार का एक्सपीरियंस तो आपको आराम से इसके स्पीकर से मिल जाता है लाउडनेस के अंदर। बट अगर मैं डिटेल्स की बात करूं, डायलॉग्स ओवर पावर तो नहीं कर रहे, उन सब के अंदर ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली एक टीवी का स्पीकर है ये। बट असली लाउडनेस तो तब क्रिएट होती है अगर गेमिंग मजेदार हो। एंड गेमिंग करने के लिए पहले हमें देखने पड़ते हैं इसमें पोर्ट कौन से हैं। सबसे पहले तो इसमें मिलता है एक ऑक्स का पोर्ट, जिसमें आप अपनी साउंड बार वगैरह लगा सकते हो, बट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। फिर मिलती है 3 HDMI की पोर्ट, जिसमें से एक 2.1 ARC वाला पोर्ट है, जिसके साथ आप अपनी साउंड बार को कनेक्ट करोगे, गेमिंग कंसोल को कनेक्ट
कनेक्ट नहीं करोगे, 2 बची HDMI पोर्ट में से किसी में भी एक में डाल लेना। रीजन अभी बताता हूँ। फिर मिलती है 3 USB की पोर्ट, जिसमें से एक 3.0 वाली पोर्ट है एंड बाकी की 2 2.0 वाली पोर्ट्स है। PS2 के अंदर होती थी 2.0 की। फिर टीवी की केबल, आई डोंट थिंक आज के जमाने में कोई केबल देख रहा है। एक 100 Mbps का एथरनेट का पोर्ट मिलता है। जनरली टीवीज के अंदर यही मिलता है, अनलॉक्ड नहीं होता 1000 Mbps वाला, बट इसके साथ भी अच्छी स्पीड मिल जाती है, स्टेबल स्पीड मिल जाती है। फिर मिलता है एक ऑप्टिकल का पोर्ट, जिस ऑप्टिकल के साथ भी आप अपनी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये ऑक्स ऑप्टिकल इन सभी के अंदर ना ही पहले तो आपको साउंड आउटपुट सही से मिलेगा, ना ही आप डॉल्बी एटमॉस को एक्सपीरियंस कर पाओगे, ना ही आप अपने टीवी के रिमोट से साउंड बार के वॉल्यूम कम ज्यादा कर पाओगे। बहुत झंझट हो जाता है। अब जो मैंने गेमिंग कंसोल कनेक्ट करवाया अपने नॉर्मल पोर्ट से, पता क्यों करवाया? क्योंकि ये टीवी एक 4K 60 हर्ट्ज का टीवी है, जिसके लिए एक 2.0 वाला पोर्ट मोर देन सफिशिएंट है। आप पूरी की पूरी आउटपुट उसी पोर्ट से ले लोगे। आप बोलोगे PS5 तो 120 FPS की गेमिंग करवा देता है, तो डेफिनेटली, बट कुछ गेम्स कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह FPS गेम्स के अंदर करवाता है 120 की। जनरल नॉर्मल यूज के सिनेरियो में स्टोरी गेम्स के अंदर 60 FPS मोर देन सफिशिएंट है। गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड एंड मोस्ट ऑफ लोग वही वाली गेम्स खेलते हैं। अब उनका एक्सपीरियंस, तो इस टीवी के अंदर ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड की सपोर्ट भी मिलती है, तो मुझे किसी तरह का कोई भी इनपुट लैग कुछ नहीं मिला। जब भी एक्शन कर रहा हूं तभी हो रहा है। MEMC की सपोर्ट भी मिलती है, तो काफी स्मूथ मोशंस हो जाते हैं। बट गेम्स के अंदर HDR एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क, लोज एंड बहुत अच्छी कलर सैचुरेशंस होती हैं गेम्स की। तो ये टीवी एक QLED पैनल है, राइट? कलर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी पॉपी वाइब्रेंट से कलर्स मिल जाते हैं। HDR होने की वजह से लोज सीन में भी अंधेरा फील नहीं होता, वो सीन्स लाइट अप हो जाते हैं। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ गेम्स खेल के मजा आता है, काफी अच्छा और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस है। अब बात है इस टीवी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए? तो इसमें 2 साइजेस आते हैं, 43 इंच और 55 इंच। 43 इंच वाला पड़ता है ऑलमोस्ट 30,000 का, 55 इंच वाला पड़ता है ऑलमोस्ट 40,000 का। इस प्राइस के अंदर सैमसंग, LG, सोनी LED टीवी भी नहीं देते, जिसमें आपको एक QLED टीवी मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा UI एक्सपीरियंस मिल जाता है, डिसेंट गेमिंग, ठीक ब्राइटनेस, ओवरऑल प्राइस के हिसाब से एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। सिर्फ उस कलर बेंडिंग की वजह से मैं खुल के रिकमेंड नहीं कर सकता कि आंखें मीच के ये टीवी ले लो। अगर आप इसी बजट पे स्टिक को, आप वो थोड़े से कलर बेंडिंग वाली चीज को इग्नोर कर सकते हो, तो ये टीवी काफी अच्छी ऑप्शन है।